गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? डिड यू ऑल मिस मी? मुझे इट्स बीन मोर देन अ मंथ दैट आई केम टू यू ऑल। ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं जिनको सबको करते हुए चलना पड़ता है, तो ये भी एक काम था। घर पे वेडिंग थी, सो दैट केप्ट मी सो बिजी अलॉन्ग विद ऑल अदर थिंग्स टू बी डन। सो एनीवेज, आई एम बैक विद यू ऑल। डॉक्टर सीमा, आपकी दोस्त, आपकी हमसफ़र, आपके साथ आज फिर से। गर्मी एकदम आ गई है और गर्मी में ज़्यादातर ये केसेस जो होते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स के बढ़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि टू बिगिन विद अपनी शुरुआत करते हैं गैस्ट्रिक से इस बारी। तो GRD करके एक टॉपिक है जिसको मैंने आज लिया है। इसके 3-4 वीडियोस बनाएंगे और 3-4 वीडियोस में पूरी क्लैरिटी आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय GRD? आपने नाम सुना है हार्ट बर्न हुआ, छाती में जलन हुई, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, वाटर ब्रैशिंग जिसको बोलते हैं, मुंह कड़वा कड़वा पड़ा है ना। तो हम सब इसको एक अम्ब्रेला में ले लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। वेल दैट्स परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक, आप लोग उस चीज़ को समझते हैं। बेसिकली तो वो गैस्ट्राइटिस ही है, बट उसमें होता क्या है, ऐसा क्या होता है जो आपकी छाती में जलन होती है, और कब हम उसको डायग्नोस करते हैं कि यस फलाना पेशेंट जो है उसको GRD है, और किस चीज़ का रिफ्लक्स होता है, क्यों वो रिफ्लक्स होता है। तो आज इस और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, फिर उसके बाद आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो इससे बच सकें, लाइफस्टाइल मेजर्स में ऐसा क्या कर सकते हैं, फिर ऐसी क्या दवाइयाँ ले सकते हैं जिससे आप बच सकें, या ऐसी क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आप बच सकें, और ये क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, और क्या इसका ट्रीटमेंट में सर्जरी भी होती है। सो वी विल टॉक ऑल अबाउट दीज थिंग्स इन दिस वीडियो एंड द फॉलोइंग वीडियोज़। वेल दैट्स परफेक्टली फाइन। तो ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको टच करना मुझे लगा कि बहुत लाजमी है। तो टू बिगिन विद अपनी नई शुरुआत मैंने जो अब ये सवा महीने के बाद कर रही हूँ, सो दैट इज़ विद हार्ट बर्न या छाती में जलन होना। तो इसको बोलते हैं GERD, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो से मतलब समझ में आता है आप सबको, पेट। ईसोफेजियल से मतलब जो आपकी खाने की पाइप है। आपको सबको मालूम है ना कि 2 पाइप जाती हैं हमारी, एक सांस की नली होती है और उसके पीछे हमारे खाने की नली होती है, वो विंड पाइप होती है और वो फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप जाके स्टमक के साथ जुड़ जाती है, स्टमक से फिर हमारी आंतों में छोटी आंतें, फिर बड़ी आंतें। तो ये हमारा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आपने मुंह से खाना लिया, मुंह से खाना आपके फैरिंग्स से आपकी फूड पाइप में चला गया। अब होता क्या है कि जब आपका खाना फूड पाइप से पेट में जाता है, यानी कि ये फूड पाइप है और यहाँ आपका अगर पेट है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं एक सर्कुलर बैंड। एक मसल्स का सर्कुलर बैंड होता है जो बहुत टाइट होके रहता है। वो स्फिंक्टर बहुत टाइट होके रहता है नॉर्मल व्यक्तियों में नॉर्मली, ताकि जब खाना ईसोफेगस से आपके पेट में जाता है तो पेट से वो ग्रेविटी के थ्रू आपके इंटेस्टाइन्स में ही जाए। लेकिन अगर खाना आपका आपके पेट से बैकवॉश मार रहा है, रीगर्जिटेट कर रहा है, रिफ्लक्स कर रहा है, यानी कि वो स्फिंक्टर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर वो स्फिंक्टर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा तो आपका खाना बैकवॉश मार के आपके ईसोफेगस में आ जाएगा। और आपका ईसोफेगस कहाँ पर है? आपकी छाती में है, जहाँ उसके नज़दीक ही आपका हार्ट भी होता है। तो इसीलिए उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट बर्न या चेस्ट बर्निंग, क्योंकि वो आपके हार्ट के नज़दीक भी है। तो उसको बोलते हैं हार्ट बर्न या बैक वॉश।
क्योंकि आपका जो स्फिंक्टर है, जो सर्कुलर मसल्स का स्फिंक्टर है, या तो वो मैकेनिकली कमज़ोर पड़ गया है, वो बार बार रिलैक्स कर रहा है, जबकि उसको बंद होके रहना है, टॉट होके रहना है, लेकिन वो रिलैक्स कर रहा है। ये बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, यानी कि ये इसका मैकेनिज्म है कि इस मैकेनिज्म से GERD आपको होता है। लेकिन इसके पीछे कॉजेज क्या हैं? ऐसे क्या कॉज हैं जिनके कारण लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स ज्यादा होने लग रहा है? तो सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट कॉज है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। क्योंकि मोटापा होने से आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि आपका पेट का प्रेशर बढ़ेगा। जब पेट का प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा और खाना आपका फूड पाइप में आके आपके मुंह में भी आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि खाना मुंह में भी आ जाता है, या खट्टा पानी मुंह में आता है, ठीक है ना, सारनेस, खट्टा खट्टा पानी आपके मुंह में आ रहा है, या खाना अगर पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आपका पेट बहुत हैवी है और आप उसी टाइम पर लेट गए हैं या कुछ है, तो खाना आपके मुंह में भी आने लगता है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रीगर्जिटेशन या बैक वॉश या रिफ्लक्स। तो होता क्या है कि आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस किस किस चीज़ का बना है? गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो आपके खाने को डाइजेशन में मदद करती है। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं, आपके पेट से ही निकलता है पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, पानी, ये सारा कुछ मिश्रण करके गैस्ट्रिक जूस बनाता है। होता क्या है कि ये गैस्ट्रिक जूस ऊपर को आने लगता है, एसिड ऊपर को आपके मुंह में आने लगता है या आपकी फूड पाइप में आने लगता है। और हम सब जानते हैं कि जब एसिड आपको आपके शरीर में ऊपर आएगा या कहीं पर भी टच करेगा, तो वो उस एरिया को, अगर वो बार बार आ रहा है तो वो उस एरिया को नुकसान पहुंचाने लगेगा, उस एरिया को इरोड करने लगेगा, उस एरिया में अल्सर बन सकते हैं, उस एरिया में इन्फेक्शंस हो सकते हैं और उस एरिया में धीरे धीरे करके कैंसर भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं रीगर्जिटेशन की, अगर खाना मुंह में आ रहा है या अगर गैस्ट्रिक जूस, एसिड आपके मुंह में या आपकी फूड पाइप में बार बार आ रहा है, तो ये सारे के सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम थे कॉजेज पे। सबसे पहला कॉज मैंने बोला ओबेसिटी, फिर प्रेगनेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि जब वो फीमेल डिलीवर कर जाएगी तो वो चीज़ उसकी ठीक भी हो जाएगी। तो ये एक फिजियोलॉजिकल कॉज है जो हो सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि सपोजिंग अगर आपका खाना इस तरीके का है, आप ऐसा खाना खा रहे हैं जैसे कि यहाँ आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है ना, स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, आपका पेट जो है वो खाली नहीं हो पा रहा, पेट से इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो बहुत स्लो जा रही है, कि खाना जो है पेट से इंटेस्टाइन में, आंतों में बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो वो बैक मारना शुरू कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि पेट में भरा पड़ा है तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी खुलने लगता है, तो वो बैक मारने लगता है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्यों नहीं हो पा रही, उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पेट भर लिया, आपको पता ही नहीं चला, आप ओवर ईट कर गए। देखिए होता क्या है कि जब आप खा रहे होते हो आपको नहीं पता चलता, आपको बहुत भूख लगी है, आप खाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी का सेटाइटी सेंटर है, जो पेट से आपके ब्रेन में बोलता है कि अब मेरा पेट भर चुका है, वो एक्टिव होता है कहीं ना कहीं आधे घंटे में। तो आधे घंटे बाद आपके पेट में एकदम ब्लोटिंग होगी, एकदम पेट आपका हैवी हो जाएगा और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये रीगर्जिटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एक तो आपको खाना जो है ना थोड़ा थोड़ा स्मॉल पोर्शंस बार बार खाते रहना है। दूसरा इसके पीछे क्या कॉज हो सकता है कि अगर आप फैटी फूड खा रहे हैं, आपका वो खाना है जिसमें बहुत तेल घी है या जिसमें बहुत स्पाइसी है या जो खट्टा पदार्थ है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, आप लेमन ज़्यादा ले रहे हैं या ऑरेंजेस ले रहे हैं या लेमनेड्स ले रहे हैं या ग्रेप फ्रूट ले रहे हैं, तो ये चीज़ें कुछ एग्रीवेट कर देती हैं, कुछ चॉकलेट्स भी एग्रीवेट कर देती हैं।
अगर आप अनियंस एंड गार्लिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी कई दफ़ा एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर आप स्पाइसी फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी एग्रेवेटिंग फैक्टर है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो बहुत बड़ा एग्रेवेटिंग फैक्टर है। अगर आप स्मोकर हैं तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ा एग्रेवेटिंग फैक्टर है। तो ये सारे एग्रेवेटिंग और रिस्क फैक्टर्स हैं और ये इसकी डेफिनेशन है GRD की कि अगर आपको एक हफ्ते में 2 बार हार्ट बर्न हो रहा है तो आप खुद को, और लंबे समय से ये चीज़ चल रही है, तो आप खुद को डायग्नोस खुद ब खुद कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टिगेशन कराए कि आप GRD के मरीज बनते चले जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको और इसके बारे में बातें बताऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।